स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। याददाश्त लौटाने वाली क्लास में आज हम करने वाले हैं क्रिया। तो जल्दी से अपने नोट्स निकाल लीजिए और फटाफट से हम दोहराते हैं क्रिया को। क्रिया क्या होती है? तो हम बात करते हैं कि क्रिया में वे शब्द आते हैं जिन शब्दों से हमें किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, खाना, जाना, खेलना, कूदना आदि आदि, ये वे शब्द हैं जिनसे हमें किसी काम के होने या काम के करने का पता चलता है। अब वहीं पे आपकी परीक्षा में पॉइंट आ जाता है धातु। धातु क्या होती है? तो क्रिया और धातु में क्या अंतर होता है, इस पॉइंट को समझो। देखो, ऐसे तो धातु क्रिया को ही कहा जाता है। संस्कृत में हम क्रिया को धातु के नाम से जानते हैं, पर हिंदी के अंदर धातु है क्रिया का मूल रूप। हम ये कह सकते हैं कि जो धातु है ये क्या है? क्रिया का मूल रूप है। अर्थात क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है वही हमारी क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। तो अब यहाँ पर जो क्रिया है, इससे और इस धातु में क्या अंतर है? तो बहुत थोड़ा सा अंतर है। आप लोगों को पता ही है कि इस क्रिया के अंत में जो ना प्रत्यय लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए और ये जो आपके पास शेष बचेगा, जैसे क्या बचा? पढ़, लिख, सो, गा, खा, जा, ये हमारा क्या बचा? धातु। तो ये हमारा धातु हो गया। तो याद आ गया इनमें धातु और क्रिया के अंदर क्या अंतर है। अब हम इनके भेद की बात करते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद करते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और इन दोनों चीजों को जानने के लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है? तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों को जानने के लिए एक बहुत छोटा सा पॉइंट है आपका, कि दोनों शब्द में, सकर्मक और अकर्मक में, हमें क्या कॉमन शब्द दिखाई देता है? तो कर्म हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लगा है अ का अर्थ होता है नहीं, और यहाँ पे लगा है स उपसर्ग, स का मतलब होता है साथ। तो आपको मैंने ट्रिक समझाई थी कि जिस भी क्रिया के साथ कर्म साथ में आएगा वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और जिस भी क्रिया के साथ कर्म साथ में नहीं आएगा वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन हम इनकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कहती है कि सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं, यानी जिनका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, और जिनका प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो परिभाषा भी आपको याद है, लेकिन इनकी पहचान भी आपको पता है। क्या आपको करना है? जिस भी वाक्य के साथ, यानी जिस भी क्रिया के साथ कर्म आएगा वो क्रिया हमारी सकर्मक। हम कैसे पहचानेंगे? तो कर्म की पहचान करने के लिए मैंने आपको क्या और किसको से प्रश्न करने के लिए बताया है कि कर्म की पहचान हम किससे करते हैं, क्या और किसको से। जो हमें उत्तर मिलता है वो उत्तर हमारा क्या होता है? कर्म होता है। याद आया? ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिमांशु सेब खाता है। हम प्रश्न करते हैं क्या खाता है? सेब खाता है। तो सेब यहाँ पे हमें कर्म मिल गया, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? खाता है क्रिया हमारी हो जाएगी सकर्मक। और वहीं पे हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया में। तो उदाहरण हमारा दिया है घोड़ा मैदान में दौड़ता है। तो हम फिर क्रिया के पास प्रश्न करते हैं क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं आता। किसको दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं आता। लेकिन आप कहेंगे मैम क्या दौड़ता है से तो घोड़ा उत्तर आ रहा है कि क्या दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो क्या से नहीं कौन से आता है, कि कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। और जैसे ही हम कौन से कहते हैं तो वो हमें कर्म नहीं कर्ता मिलता है। और इसकी परिभाषा कहती भी है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है। तो जब क्रिया का प्रभाव, यानी क्रिया किसकी तरफ खींच के ले जा रही है? हमें कर्ता की तरफ खींच के ले जा रही है। हम अगर उसे कर्म भी पूछ रहे हैं तो वो हमें कर्म के बारे में नहीं बताती, हमें कर्ता की तरफ ले जाती है। जब हमने कहा क्या दौड़ता है तो वो उत्तर देने की कोशिश करता है घोड़ा, और जबकि घोड़ा क्या है? कर्ता है। तो जो अकर्मक की परिभाषा है वो इसमें आ जाती है। तो यानी इसके अंदर यहाँ पर जो दौड़ता है इसके अंदर हमारी अकर्मक क्रिया है। अब ये तो है हमारे वाक्य प्रयोग से। तो आप कहते हैं कि मैम वाक्य प्रयोग में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई ऐसे ही एक ही क्रिया दी हो, यानी सिर्फ क्रिया देकर हमसे प्रश्न पूछेगा तो हम कैसे हल करेंगे? तो उसका भी हल आपके पास ऐसे ही है। जैसे
जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर क्रिया रख दी कि हंसना या रोना, अगर ये क्रिया आपको दे दी तो आप क्या इनसे प्रश्न करेंगे? क्या हंसता है, क्या रोता है? तो क्या हंसता है, क्या रोता है, इससे कोई उत्तर नहीं मिलता। कौन हंसता है, कौन रोता है, इससे उत्तर मिलता है, और जो उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है। तो यानी हम इनसे जब प्रश्न कर रहे हैं तो हमें किसी उत्तर की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर ये क्रियाएं हमारी क्या हो जाती है? अकर्मक। तो हमें अकेले क्रिया के रूप में भी पता चल जाता है। और वहीं पे अगर हम सकर्मक की बात करें, मान लीजिए हमने यहाँ पे शब्द लिखा पढ़ना और लिखना, सिर्फ इस तरह से आपसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे प्रश्न करते हैं क्या पढ़ता है, क्या लिखता है? तो आप कहेंगे मैम यहाँ पे भी तो हमको कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं ना कि क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, क्या लिखता है, निबंध लिखता है, क्या लिखता है, कहानी लिखता है। हम इस तरह से यानी कोई भी उत्तर ले सकते हैं। तो वाक्य में यानी ये जो क्रिया है अपने साथ किसको खींच रही हैं? कर्म को खींच रही हैं। तो अब चाहे वाक्य दिया हो चाहे वाक्य ना दिया हो, आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पे ये अपने साथ किसको खींचती हैं? कर्म को। और यहाँ पे अपने साथ ये किसको खींच रही हैं? कर्ता को। तो आपको पता चल रहा है कि ये कर्म के पीछे जा ही नहीं रही, ये कर्ता के पीछे जा रही है। तो जो क्रिया कर्ता के पीछे भागती है वो अकर्मक हो जाती है, और जो क्रिया हमारी कर्म के पीछे भाग रही है वो सकर्मक हो जाती है। ये एक हिंट है। अब ये मत सोच लेना इसमें से बहुत सारे लोग होते। कई बार जब मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ अपने छात्रों को, तो मैंने देखा है आजकल यूट्यूब पर और चाहे हम फेसबुक पे बात करें, चाहे कहीं पे भी वीडियो जाती रहती है, तो आजकल हमारे 40+ 50+ के लोग जो हैं वो भी देखते हैं। और जब उनको ऐसे अगर कोई टीचर इन्हें दिखता है कि अरे इसने तो बड़ी आसानी से समझा दिया बच्चों को, तो सीधा कमेंट में लिख देते हैं पढ़ाना नहीं आता, ऐसे नहीं होता, वो नहीं होता, और फिर रटी रटाई परिभाषाओं को कमेंट में लिखते हैं, कहते हैं ये होती है, ये वो होती है। अरे रटी रटाई परिभाषाओं को मैंने भी समझाया है बच्चों को, पर उन रटी रटी परिभाषाओं से समझ में तो नहीं आया ना बच्चों को। तो जिस बात से बच्चे समझ पाते हैं उस बात से मैं समझाती हूँ। तो ये ध्यान रखिए। तो मेरे छात्रों, आप समझ गए ना कि किस तरह से हमें पहचान करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सकर्मक क्रिया के फिर हम दो भेद करते हैं। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब दोनों में क्या अंतर होता है? तो ध्यान रखना, जो क्रिया हमारी एकर्मक होती है वही क्रिया हमारी द्विकर्मक भी हो सकती है। बस दोनों में अंतर ये है कि आपसे कोई वाक्य देकर पूछ सकता है कि इसमें आई जो क्रिया है वो एकर्मक है या द्विकर्मक है, और आपको पहचानना होगा जो क्रिया अपने साथ एक कर्म लेकर आ रही है, यानी जब क्रिया, अब हम ये कहेंगे कि जब क्रिया एक कर्म अपने साथ ला रही है तो उस समय वो एकर्मक कहलाएगी, और जब क्रिया अपने साथ दो कर्म लेकर आ रही है तो वो द्विकर्मक कहलाएगी। तो यहाँ पे शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें हमारी जो क्रिया है, जो कर्म आया है एक आया है, तो ये क्रिया हमारी एकर्मक। और शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं तो इसमें हमारे दो कर्म हो गए, हिंदी मुख्य कर्म और छात्रों को ये गौड़ कर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये जो क्रिया है वो द्विकर्मक हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगला पॉइंट लेते हैं हम, अर्थ के आधार पर क्रिया। तो अर्थ के आधार पर हमारी क्रिया कितने प्रकार की होती है, या हम ऐसे रखते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के हम पढ़ते हैं। तो याद रखिए, परीक्षा में प्रत्येक क्रिया से प्रश्न आ सकता है, कोई ये गारंटी नहीं है कि इसी से आएगा, किसी से भी आ सकता है, लेकिन हर क्रिया जो है अपने आप में स्पष्ट है। जब हम बात करते हैं क्रियार्थक संज्ञा, ध्यान देना, क्रियार्थक संज्ञा, ये वो, यहाँ पे हम ये कहते हैं ये वो क्रिया होती है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुई होती है। तो क्रियार्थक संज्ञा की पहचान कहलाती है, इसकी परिभाषा कहती है कि जब क्रिया किसी संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करती है तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। अब ये तो इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन मेरे बच्चे कैसे समझेंगे, मेरे छात्र कैसे समझेंगे इसे? तो मेरे छात्र समझेंगे कि जैसे हमने वाक्य लिया कि सुबह में टहलना शरीर के लिए लाभदायक होता है, तो यहाँ पे जो मेरे छात्र ट्रिक से समझते हैं वो ये है कि क्रिया हमारी है यहाँ पर होता है, तो ये क्रिया का स्थान है। जब कोई क्रिया अपने स्थान को छोड़कर किसी संज्ञा के स्थान पर रखी हुई होगी वही क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन शर्त है, उस क्रिया के साथ हमें जो यहाँ पे प्रत्यय देखने को मिलता है वो ना देखने को मिलता है।
अगर यहाँ पे कोई अन्य प्रत्यय आ गया, जैसे कर प्रत्यय आ गया, तो उसका रूप भी बदल सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि वह क्रिया अपने साथ कौन सा प्रत्यय ले रही है। तो यहाँ पर टहलना ये हमारी क्रिया है जो संज्ञा के स्थान पर आकर बैठी हुई है, तो यही क्रिया हमारी क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया, इस तरह से याद रखना। दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब आपको पता है, बोलने वाले के द्वारा काम करने वाले को जब पहले कहा जाता है तो एक प्रेरणा दी जाती है, प्रथम प्रेरणार्थक कहलाता है। याद आया? और बोलने वाले से एक सुनने वाले को पहली प्रेरणा देकर किसी तीसरे व्यक्ति से काम करने को कहा जाता है दूसरी प्रेरणा के द्वारा, तो इसलिए ये द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि राजू एक गिलास पानी देना, तो यहाँ पर ये जो हमारी क्रिया है ये प्रथम प्रेरणार्थक कहलाएगी, क्योंकि बोलने वाला राजू से कह रहा है कि राजू एक गिलास पानी देना, तो वो बोलने वाला राजू से काम करवा रहा है, एक बार प्रेरणा दी गई है। और हम जब कह रहे हैं राजू एक गिलास पानी दिलवाना, तो ये दिलवाना हमारी क्या हो जाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि राजू खुद नहीं देगा, वो किसी तीसरे से कहेगा। तो बोलने वाले ने राजू से कहा पहली प्रेरणा, और राजू जब किसी तीसरे से कहेगा कि जाओ उसे पानी दे दो, तो वो दूसरी प्रेरणा, तो इसीलिए द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, याद आई ना बातें? मैंने विस्तार से आपको सारी चीजें समझाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य क्रियाओं में हमारी आती है पूर्वकालिक क्रिया। हम देखते हैं पूर्वकालिक। अब इसके नाम से ही समझते हैं, पूर्व यानी पहले, कालिक मतलब समय में। तो जो पहले समय में हुई क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो परिभाषा कहती है कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और जो पहले क्रिया समाप्त हो चुकी होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसे आप समझ सकते हो। आपके पास समझने के लिए तरीका ये है कि पूर्वकालिक क्रिया में हम धातु के साथ, जो हमारी धातु है उसके साथ हम कर प्रत्यय जोड़कर उस क्रिया को बना देते हैं और वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे उदाहरण दिया है, बच्चा खाना खाकर स्कूल जाता है। तो इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं हमारी, क्या? खाना खाने का और दूसरा जाने का। लेकिन जो पहले क्रिया हुई है वो कौन सी है? खाकर। तो यहाँ पे ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि खा ये हमारी धातु है और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? कर जुड़ा है। और ध्यान देना, कभी कभी विशेष परिस्थिति में करके जो ये दिया होता है, जब करके दिया होता है ना, ये भी हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसको याद रख लेना आप कैसे, कि ये हमारी करना क्रिया की जो धातु है उसमें अगर हम कर जोड़ देते हैं तो हम इसे कर नहीं, हम इसे करके कह देते हैं। तो अगर किसी वाक्य में करके आपको दिखाई दे तो यह भी हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। याद आ गया? सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो यहीं पे देखो कि इससे पहले हमने क्रियार्थक संज्ञा पढ़ी थी, तो उसमें जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि क्रिया का स्थान छोड़कर वाक्य में अन्य कहीं स्थान पर भी जो क्रिया आपको दिखे वो क्रियार्थक संज्ञा हो सकती है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि उसमें कोई और दूसरी क्रिया ना हो। जैसे यहाँ पे हमारी जाता है ये क्रिया है और यहाँ पर क्रिया आई है, तो इसके साथ कर यहाँ पर प्रत्यय है, तो ये इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है। पर अगर इसमें ना या ता इस तरह से होता तो वो हमारी क्रियार्थक संज्ञा हो जाती। याद आया? चलिए, इसके बाद आती है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया एक तरह से पूर्वकालिक क्रिया की ही बहन है। मतलब इसमें और इसमें क्या अंतर है? दोनों एक जैसी होती हैं। दोनों में ही वाक्य के अंदर दो क्रिया होती हैं, एक पहले होती है और एक बाद में होती है। तो यानी जो पहले हुई क्रिया होती है वही हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है, तात्कालिक क्रिया होती है। पर पूर्वकालिक और तात्कालिक में अंतर ये है कि तात्कालिक मतलब बनी है तत्काल, यानी तत्काल। तो दोनों क्रियाओं में बहुत ज्यादा समय का अंतर नहीं होता। पहली क्रिया समाप्त करते ही दूसरी क्रिया की जाती है, वो तात्कालिक होती है। और पहली क्रिया करके और दूसरी क्रिया करने में बहुत समय भी हो सकता है, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो अंतर हमें यहाँ समझ में आ जाता है। तात्कालिक क्रिया का अंतर यही होता है, अब जैसे बच्चा खाना खाते ही स्कूल जाता है, तो इसमें खाते ही ये हमारी तात्कालिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि खाते ही स्कूल जाता है। जैसे ही खाना खत्म करता है तुरंत स्कूल चला जाता है। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है कि अगर हम धातु के तुरंत बाद क्या लगाएं?
ही, अगर ये हम लगा रहे हैं तो वो हमारी तात्कालिक क्रिया हो जाती है। बात समझ में आ गया? बड़ा ही सरल है, बहुत ही साधारण तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली क्रिया आती है हमारी नाम धातु। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाकर, जब किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, वो हमारी नाम धातु कहलाती है। जैसे अगर हम उदाहरण से देखें, शब्द हो गया हमारा हाथ, जो कि क्या है, संज्ञा, तो इससे क्रिया बनाई जाती है हथियाना, तो ये हथियाना हमारी नाम धातु हो गई। जैसे मान लो सर्वनाम है हमारा अपना, और इससे हमारी क्रिया बनाई जाती है अपनाना, तो ये हमारी जो क्रिया है ये नाम धातु हो जाएगी। जैसे मान लो शब्द है हमारा गरम, गरम क्या हो गया, विशेषण है, तो इससे हमारी क्रिया बनाई जाती है गरमाना, तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये नाम धातु क्रिया हो जाती है। तो हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, तो यहाँ पर ये जो हमारी क्रियाएं बनी हैं, ये क्रिया हमारी कहलाती हैं नाम धातु। बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो आप। अगली आती है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया हमारी वे क्रियाएं होती हैं जो ध्वनि के अनुकरण से बनती हैं, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली, जो ध्वनि के अनुकरण से बनती हैं, जैसे भिन्न भिन्न से भिन्न भिन्नाना, खटखट से खटखटाना, हिन हिन से हिन हिनाना आदि। तो जो ध्वनि से बनती हैं वो हमारी क्रिया क्या कहलाती हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को हम यौगिक क्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। कभी कभी यौगिक क्रिया के नाम से भी आ जाता है, नहीं तो संयुक्त क्रिया। और ये संयुक्त क्रियाएं हमारी क्या होती हैं, दो या दो से अधिक क्रियाएं जब मिलकर एक क्रिया का बोध कराती हैं, वे हमारी संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें जब भी कभी आप देखें कि दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक कार्य के होने का बोध करा रही हैं, वही हमारी क्या होती हैं, संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चा रोते रोते सो गया, तो यहाँ पे रोते रोते सो गया, तो ये दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर क्या बना रही हैं, एक क्रियाएं बना रही हैं, एक काम को दर्शा रही हैं, तो ये हमारी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, तो सहायक क्रियाएं हमारी जो भाव को पूरा करने के लिए आती हैं, वाक्य के भाव को पूरा करने के लिए भाव को पूरा करती हैं, और साथ ही साथ ये क्रिया के समय का बोध कराती हैं, यानी हमें बताती हैं कि क्रिया किस समय हुई है, बीते समय में हुई है, इसी समय हो रही है, या आने वाले समय में हो रही है। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, सहायक क्रियाएं। और ध्यान रखना, सहायक क्रियाएं हमारी 3 प्रकार की हैं काल के आधार पर। ये सहायक क्रियाएं हैं हमारी भूतकाल की, इनको याद कर लेना। अगर आपको काल याद रखने हैं तो यहाँ पे आपको पता है था, थी, थे, या, ये, चुका, चुकी, चुके, आ, ई, ए, ये हमारी सहायक क्रियाएं जो भूतकाल को दिखाती हैं, और ये हमारी क्रियाएं हैं जो वर्तमान काल को दिखाती हैं। वर्तमान काल जिसमें ता, ती, ते, हूँ, है, हैं, रहा, रही, रहे, ये हमारी वर्तमान को दिखाने वाली सहायक क्रियाएं हैं। और ये हैं हमारी भविष्य को दिखाने वाली, भविष्य काल। तो भविष्य काल को दिखाने वाली क्रियाएं गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे, ये भविष्य काल को दिखाने वाली हमारी सहायक क्रियाएं हैं। तो इस तरह से हम इन सहायक क्रियाओं को देख पाते हैं कि कौन सी हमारी सहायक क्रियाएं आ रही हैं। तो ये हमें पता है कि भाव को पूरा करने के लिए, यानी वाक्य के भाव को पूरा करती हैं, और साथ ही साथ समय का बोध कराती हैं कि जो वो वाक्य है उस वाक्य में क्रिया किस काल में हो रही है। तो ये हैं सहायक क्रियाएं, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो। ठीक है, तो इसके बाद आती है हमारी अगली क्रिया, जिसे हम कहते हैं कालवाचक क्रिया। कालवाचक क्रिया यानी काल यानी समय का बोध कराने वाली क्रिया, अर्थात जिसे हम काल के नाम से पढ़ते हैं। और इस काल में हम पढ़ते हैं कि भाई काल हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल।
ठीक है। तो ये हमारे क्रियाओं के ही रूप होते हैं इसमें। तो यहाँ हम लोगों ने आज की क्लास में क्रिया के बारे में देखा कि हमारी क्रिया कौन कौन सी होती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और क्योंकि ये हमारा रिपीट किया हुआ बैच है ना, रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पर, याददाश्त लौटा रहे हैं, तो आप में से जो छात्र पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ये हम याददाश्त लौटाने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। यहाँ मैं आप लोगों को समझा नहीं रही हूँ, सिर्फ याद दिला रही हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और कैसे कैसे पढ़ा है। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे छात्र हो सकते हैं जो पहली बार देख रहे हैं, अभी उनको यूपीएसआई या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करनी है आगे भविष्य के लिए, और वो हिंदी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर जाकर क्लास ले सकते हैं। नया बैच अभी शुरू हुआ है, तो आप अभी से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पीडीएफ अगर जिन छात्रों को चाहिए, तो वो छात्र पीडीएफ भी निधि एकेडमी ऐप पे जाकर ही ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि नाम दिया है मैंने यूपीएसआई वाला, लेकिन ये सिर्फ यूपीएसआई के लिए नहीं है, ये सभी परीक्षाओं के लिए रिपीट बैच है और सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूपीएसआई के लिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास पे।